बिहार सामान्य ज्ञान जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ पीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर उसके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। पहला ही प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है शिवहर। और यहाँ पर शिवहर देखिए ऑप्शन बी में है दिया गया है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है शिवहर। अगर हम लोग बात कर लें जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान पहला स्थान कौन सा है? तो ये पहला है। बिहार का स्थान जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे भारत में पहला स्थान है। ये इसके अलावा प्रश्न ध्यान रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो पहले स्थान पर तो है जी। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के दरमियान 1106 लोग रहते हैं बिहार में। इसलिए बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में पहले स्थान पर है। एक सवाल और बनेगा, सबसे नीचे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तब याद रखिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर के दरमियान में 17 लोग ही रहते हैं। इसलिए जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे नीचे स्थान पर राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी प्रश्न पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तब हम लोग करेंगे बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक और सवाल याद रखिएगा, दिल्ली, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करिए किया जाएगा या केंद्र शासित प्रदेश का, तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 11,000 जनसंख्या है 1 किलोमीटर के दरमियान में, 11,000 प्लस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर तीन सवाल बनेगा। पहला सवाल बनेगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न बनेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सवाल जो बनेगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तब हम लोग आंसर, या शहर पूछे तो आंसर करेंगे दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,000 से प्लस जनसंख्या घनत्व है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था ये 2016 में। किस वर्ष? 2016 में। और यहाँ पर 2016 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1987 में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और 1987 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम बम कांड के लिए खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जर्म गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो है राजगीर। और राजगीर देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक तरफ में देखिए जलप्रपात है, दूसरी तरफ में अवस्थिति है, यानी कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो जलप्रपात है वो है खादरको,
और ये खदरकोट जलप्रपात जो है ये स्थित है कैमूर में, और कैमूर देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। बी में है मंझर कुंड। मंझर कुंड जलप्रपात ये जो स्थित है ये है सासाराम में, और सासाराम देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर तो इसके सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद है जियार खंड। जियार खंड जो जलप्रपात है ये भोजपुर में स्थित है। भोजपुर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर तो इसके सामने 2 हो जाएगा। और चौथा यानी डी में जो जलप्रपात दिया गया वो है करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात जो स्थित है वो कैमूर में, और कैमूर देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना A1, B3, C2 और D4 यानी 1 3 2 4, देखिए 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी बिहार का वैसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। इसके पहले कि हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगने वाले राज्यों की संख्या देखें, पहले देख लेते हैं कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। उस क्रम में सबसे पहले आता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। तो कुल मिला के ये जो जिला है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 जिला है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ये कौन कौन सा राज्य जिला है? ये रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिला ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में भोजपुर भी स्पर्श करता है, कैमूर भी लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा से, और बक्सर भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, गोपालगंज भी लगता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं देखिए ऑप्शन ई में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण जो किया गया है वो किया गया है डेहरी एनीकट के निकट, डेहरी के निकट, डेहरी ऑन सोन के निकट, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि बिहार से होकर गुजरता है। तो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है वो बिहार से होकर गुजरता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और हल्दिया वेस्ट बंगाल को जोड़ती है। वेस्ट बंगाल में हल्दिया है, इसको जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है गंगा और हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है। गंगा पर भी है और हुगली नदी पर भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है जोड़ती किसको है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसी को उत्तर प्रदेश प्रयागराज को हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है, 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, और ये भारत के कुल मिला के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से ये शुरू होता है, उसके बाद बिहार आता है, झारखंड आता है और पश्चिम बंगाल आता है। ये 4 राज्य हैं जहाँ से कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गुजरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। किस नदी पर बना हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, गंगा और हुगली नदी पर। किसको किसको जोड़ती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को, पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ती है। लंबाई की बात किया जाए 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा से के अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं? ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं, नेशनल हाईवे 28 और नेशनल हाईवे 31। नेशनल हाईवे 28 और नेशनल हाईवे 31 जो है ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? बिहार के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है बिहार बंधु। बिहार बंधु देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार बंधु का जो प्रकाशन शुरुआत हुआ ये 1872 में हुआ था। बिहार बंधु समाचार पत्र का संपादन शुरू हुआ, इसकी शुरुआत प्रकाशित कब से शुरू हुआ था? 1872 से। और ये जो बिहार बंधु समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र बिहार में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। इसके साथ साथ में हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है दैनिक समाचार पत्र। बिहार का पहला समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र था, जिसका नाम है सर्वहितैषी, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? सर्वहितैषी, जिसका कि संपादन शुरू हुआ 1874 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या नाम है? हितैषी। इसका संपादन किस वर्ष? 1874 में। ये बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र भी था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? सर्वहितैषी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1874 में। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है, बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन जो किया गया था, ये जून 2008 में किया गया था। जून 2008 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षांदन का क्षेत्र को बढ़ाना है? यानी प्रश्न पूछा गया, हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्ष का क्षेत्र है और बढ़ाना है? ये क्षेत्र है 15%, और 15% देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग किस लिए होता है? बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है विस्फोटक निर्माण में। विस्फोटक निर्माण देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्याग पत्र जो सौंपता है वो सौंपता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और जिला पंचायती राज पदाधिकारी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो स्थित है वो जमशेदपुर के निकट, और जमशेदपुर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अभी इस प्रश्न का पीछे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे थे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। और देखिए बिहार ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में पहले स्थान पर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोगों को कमेंट में बताना है भारत का कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को
कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। और 1 अप्रैल 1936 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इसके साथ में ध्यान रखना चाहिए कि 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार एक प्रांत बना था। बिहार अलग प्रांत बना था, ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार अलग प्रांत बना था। और ये जो बिहार बना था बंगाल से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बना था 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस, बिहार दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को इसी बिहार से उड़ीसा अलग होता है। और उसके बाद जो है आगे चलकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसी बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बिहार में विधान परिषद और विधानसभा सीटों की संख्या 75 और 243 है। विधान परिषद की संख्या है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 और विधानसभा का 243, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। देखिए विधान परिषद की बात करते हैं तो भारत के ऐसे कुल 6 राज्य हैं जहां पर कि विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद। ये कौन कौन से राज्य हैं तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। देखिए पहला तो बिहार है, बिहार का ही पड़ोसी है यूपी। बिहार है और यूपी है, इस दोनों राज्य में विधान परिषद है। और उसके बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ये एपी अरुणाचल प्रदेश नहीं पड़िएगा, ये जो एपी है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पड़ोसी राज्य है तेलंगाना। तो ये दोनों पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर भी विधान परिषद है। उसके बाद याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इस दोनों राज्य के अंदर में भी विधान परिषद है। विधान परिषद तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए, 6। बिहार उत्तर प्रदेश दोनों पड़ोसी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जो गया है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ये प्रश्न पूछा गया है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो बिहार का जो जिला है वो सिवान जिला, यहाँ से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती है। और सिवान देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अब हम लोग समझ लेते हैं गंगा नदी जो निकलती कहाँ से है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री से। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। और गंगा नदी कुल मिलाकर उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जाकर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कुल मिला के राज्य की बात किया जाएगा तो कुल कितने राज्य हो गए? राज्य जो हो गए वो हो गए कुल मिला के उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 5 राज्य हो गए जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब साथ में बिहार बात करते हैं, बिहार के अंदर में कुल कितने जिला हैं जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है? ये कुल मिला के 12 जिला है। 12 जिला में कौन कौन सा जिला है इसको भी देख लेते हैं। 12 जिला में आता है बक्सर, बक्सर से होकर गुजरती है। उसके बाद भोजपुर है, सारण है, सारण के बाद पटना है, पटना के बाद वैशाली है, समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय है, मुंगेर है, मुंगेर के बाद खगड़िया है, खगड़िया के बाद लखीसराय है, लखीसराय के बाद भागलपुर है,
और भागलपुर के बाद याद रखिएगा कटिहार है। तो ये बिहार के कुल मिला के 12 ऐसे जिला हैं जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये गंगा नदी से संबंधित सवाल हो गया कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो ये जिला है सीवान, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिले में पंचायती राज प्रणाली का सर्वोच्च संस्था होती है। जिले में पंचायती राज प्रणाली का जो सर्वोच्च संस्था होती है वो होता है जिला परिषद, और जिला परिषद देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ। साइमन कमीशन का जो बिहार में आगमन हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर 1928 को, और 22 दिसंबर 1928 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे हम लोग साइमन कमीशन के बारे में बात कर लें। ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का नियुक्ति यानी साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, इस साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। इसको भी ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन होता है वो होता है 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है, यानी भारत में साइमन कमीशन आया था। और ये आया कहाँ पर था? सर्वप्रथम बम्बई में, मुंबई का जो बंदरगाह था यहीं पर ये साइमन कमीशन सर्वप्रथम आए थे। साइमन कमीशन का विरोध का कारण था कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जो साइमन कमीशन के विरोध का सबसे बड़ा कारण था। एक और प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, किसके कहने पर? किनके कहने पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया? तब आप लोग आंसर कीजिएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, लॉर्ड इरविन के कहने पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया साइमन कमीशन से संबंधित। साइमन कमीशन का गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं सर जॉन साइमन को। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 के बंबई में। और साइमन कमीशन इसी का अन्य नाम है श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन इसलिए बोलते हैं, इसमें जितने भी सदस्य थे सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी गोरे थे, यानी श्वेत थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, किनके सुझाव से? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव से। ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो प्रश्न जो एक आप लोगों के लिए पूछा गया था यहाँ पर, साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में हुआ था 12 दिसंबर 1928 को, जो कि ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक गाथा गीत लोरी कायन का संबंध का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर आधारित होता है? प्रश्न पूछा गया है, लोक गाथा गीत जिसका नाम है लोरी कायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो ये वीरता पर आधारित है, और वीरता देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आसान सा सवाल है, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया था। और ऑप्शन जो है तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा
आप लोगों को कमेंट में देना, आपके उत्तर का इंतजार है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? झरनी नृत्य का संबंध जो है ये मुस्लिम समुदाय से है। मुस्लिम देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला जो आयोजन होता है, ये तिथि पूछा है कब होता है? ये जो होता है कार्तिक पूर्णिमा में, और कार्तिक पूर्णिमा देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? प्रश्न पूछा गया है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, और भोजपुरी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? बिस्मिल्लाह खां ये एक प्रसिद्ध किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है, और इस बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस तरह से इन तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महासुंदरी देवी का संबंध है? महासुंदरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? महासुंदरी देवी का संबंध है पेंटिंग से, और पेंटिंग देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीर अली पेशे से थे? पीर अली पेशे से क्या थे? पीर अली पेशे से पुस्तक विक्रेता थे, और पुस्तक विक्रेता देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था वो मौर्य वंश ने किया था, और मौर्य वंश देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद। इस घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मौर्य वंश, और मौर्य वंश देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश की स्थापना जो किया था वो किया था महापद नंद ने, महापद नंद। ध्यान रखिएगा, महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया था वैशाली में, और वैशाली देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये कहाँ का यात्री था? ये चीन का यात्री था, और हर्षवर्धन भारत में आकर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। नालंदा देखिए
ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है इंडिका। और इंडिका देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिका के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी रचना किया था। और यहाँ पर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, कौटिल्य, या इसी का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये तीनों के लेखक तीनों एक ही व्यक्ति हैं और इन्होंने ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है कितना से कितना? तो ये 24 डिग्री 20 इंच 10 सेंटीमीटर से लेके 27 डिग्री 31.15 सेकेंड, इतना उत्तरी अक्षांश, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई था ये बैठ बेगारी पर। बैठ बेगारी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? क्या कही थी? हम बहुत कही थी, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक वो असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन 1946 में किसने कही थी? ये कही थी सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में पहली बैठक 1934 में हुई थी। और 1934 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष में से संस्थापक स्थापना में शामिल थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। और आचार्य नरेंद्र देव संस्थापक अध्यक्ष भी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जेपी नारायण जो थे यानी जयप्रकाश नारायण, ये महासचिव थे। महासचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और यूसुफ मेहर भी इसमें शामिल हुए थे इस बैठक में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद के नेतृत्व में। और डॉक्टर सच्चिदानंद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का जो क्षेत्र अप्रभावित रहा था वो रहा था मुंगेर। और मुंगेर देखिए ऑप्शन बी में है, सॉरी क्रम की बात करें पांचवें में है, केवल मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा था। और मुंगेर केवल यानी क्रम की बात करें पांचवें स्थान पर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की
स्थापना हुई थी 1882 में, और 1882 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को, और मलिक जानी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश जो किया था चंपारण आंदोलन से, यानी चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये घोषित किया था हैदर अली खान। हैदर अली खान ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? बिहार का कौन सा झील है जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित? ये कांवर झील है, और कांवर झील देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है? यानी कौन सा नदी है जो गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है? तो ये नदी है सोन नदी, और सोन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये जो प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए, और साइबेरियन क्रेन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कितना आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है एक कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।